नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भीषण चक्रवात तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के उत्तरी तट से टकराया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 43 टीम तैनात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मिली है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवली निगम। भीषण चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र में मुंबई से 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और अलीबाग से 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केंद्रित है। चक्रवात निसर्ग आज दोपहर 1:15 पर महाराष्ट्र में अलीबाग में दिव्यागार के पास समुद्र तट को पार कर गया। इसके अगले 3 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और महाराष्ट्र के अन्य तटवर्ती क्षेत्रों को पार करने की संभावना है। उस समय चक्रवात की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हमारी मुंबई संवाददाता की एक रिपोर्ट। चक्रवात निसर्ग के आगे बढ़ने के साथ रायगढ़, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर और उपनगर, नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सातारा जिलों में बारिश जारी है। महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों से 30,000 से अधिक नागरिकों को स्कूलों और सरकारी भवनों जैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही मुंबई के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश पश्चिमी तट के निकटवर्ती प्रभाग के अधिकारियों को नगर निगम ने दिए हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 रोगियों के लिए बनी सुविधा में से लगभग 150 रोगियों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी चक्रवात से उभरने वाली स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। छोटे और हल्के विमान तेज हवाओं की चपेट में आसानी से आने की संभावना को देखते हुए उनके लिए भी विशेष सावधानी बरती गई है। मध्य रेलवे ने मुंबई से रवाना होने वाली 5 विशेष ट्रेनों सहित कुछ विशेष ट्रेनों को रिशेड्यूल, डाइवर्ट और विनियमित किया है। चक्रवात के चलते आवश्यक राहत और पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में एनडीआरएफ की 21, एसडीआरएफ की 4 टीमों सहित नौसेना और तटरक्षक बल को तैनात किया गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज 50 में से केवल 19 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। चक्रवात निसर्ग को देखते हुए मुंबई से आज गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, दरभंगा, वाराणसी और भुवनेश्वर जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार पटना और वाराणसी से आने वाली रेलगाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। तिरुवनंतपुरम से आने वाली रेलगाड़ी पुणे होते हुए आएगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि चक्रवात निसर्ग दोपहर बाद टकराएगा और ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ही निर्धारित रास्ते से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल की 43 टीम काम कर रही है और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा हो गया है। श्री प्रधान ने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के साथ साथ सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं। साइक्लोन का बिल्डअप ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, जैसा आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था। साइक्लोन साउथ ऑफ महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से चलकर आगे बढ़ रहा है। 43 टीमें गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर एनडीआरएफ की तैनात हैं और इवैक्यूएशन का काम लगभग समाप्त हो चुका है दोनों राज्यों में। और ये उम्मीद की जा सकती है कि साइक्लोन को हम लोग समय रहते नेगोशिएट कर पाएंगे। जो विंड स्पीड्स हैं वो एज प्रेडिक्टेड हैं, 110-120 के आसार हैं जब लैंडफॉल होगा रायगढ़ में, अलीबाग के थोड़ा सा साउथ में। अभी तक जो भी तैयारी है और जो भी प्रेडिक्शन है वो मुकम्मल प्रतीत होता है। मध्य पूर्व अरब सागर पर बना चक्रवाती तूफान निसर्ग सूरत से 380 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कारण गुजरात के नवसारी और वलसाड जिले में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार चक्रवात पर कड़ी नजर रख रही है और आपदा से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं।
दक्षिण गुजरात के तटीय जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा वलसाड, तापी और नवसारी सहित दक्षिण गुजरात के तटीय जिलों में हल्की बारिश जारी है। अरब सागर में दमन और द्वारका के पास समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि दक्षिण गुजरात के निचले इलाकों के 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वापी में आज औद्योगिक इकाइयां बंद रहेगी। सूरत और वलसाड के रासायनिक उद्योगों में भी सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। इस आपदा से निपटने के लिए तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात किया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवाती तूफान निसर्ग को देखते हुए मुंबई वन्य प्राणी उद्यान के जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 50 एकड़ में फैले भायखला वन्य प्राणी उद्यान में इस काम के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है। उद्यान में जानवरों की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 25 सदस्यीय टीम कल कोडागु जिले पहुंची। ये टीम मानसून तक वहां रहेगी। आपदा मोचन बल की टीम जिले के आसपास के इलाकों में राहत और बचाव कार्य करेगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इसके अनुसार सूक्ष्म और सेवा इकाइयां अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक की होंगी। उद्यम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर के 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लघु उद्यमियों की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए निवेश और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर तक कर दी गई है। मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिए अब यह सीमा निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए होगी। मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रालय के अधिकारियों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भिलाई के इस्पात फैब्रिकेटरों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा में भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास इस्पात फैब्रिकेटरों का समूह स्थापित करने पर विचार किया गया। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस चर्चा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुलों के निर्माण में इस्पात के अधिक उपयोग पर भी विचार किया गया। भारतीय रेल पहले से ही बड़ी संख्या में पुलों के निर्माण में इस्पात का उपयोग कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली क्षेत्र में एक अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रियल टाइम बाजार प्रतिदिन आधे घंटे तक खुला रहेगा। बिजली के खरीदारों और विक्रेताओं के पास प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के लिए बिजली खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाने का विकल्प होगा। प्रस्तावित रियल टाइम बाजार विद्युत वितरण कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए डाले गए। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए 101 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लिया गया। इनमें से 36.93 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न 73 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। मई माह में करीब 6 करोड़ लोगों को लगभग 33 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। जून माह में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 करोड़ 16 लाख लाभार्थियों को 3,58,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। 5,06,000 मैट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इसके
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 58 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि खातों से करीब 16 लाख लोगों ने 47 करोड़ 25 लाख रुपए की न वापस किए जाने वाली धनराशि निकाली। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है। पिछले 1 साल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम और आर्थिक सुधारों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को सशक्त रूप देने का जटिल कार्य निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपने दोनों बजटों में मध्यम वर्ग, कॉरपोरेट्स, एमएसएमईज, मजदूरों और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक उपायों की घोषणा की। जहां एक ओर दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया को अपना मूल मंत्र बनाया। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ की नीति के अंतर्गत लाया गया। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट देकर उद्योग जगत में नई ऊर्जा का संचार किया गया। गांव, गरीब और किसान के विकास के लक्ष्य के साथ ही ढांचागत सुधार के अंतर्गत 10 बैंकों के विलय के फैसले से एनपीए के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए करदाताओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक चार्टर की प्रस्तावना भी की। बहुत समय से फंसे कर विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना भी लाई गई। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के संकट का सामना करना पड़ा, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे ही दिन 1,70,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत देश के 40% से अधिक लोगों तक सीधे नकद राशि के रूप में सहायता पहुंचाई गई। 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से ऐतिहासिक सुधारों के नए अध्याय जोड़े गए। इसी कड़ी में किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता दी गई। वेतनभोगी कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लाभान्वित करते हुए ईपीएफ योगदान में सरकार द्वारा 24% योगदान देने का निर्णय लिया गया। एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ और किसानों के लिए 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण जैसे फैसलों से मोदी सरकार ने विकराल संक्रमण के दौर को भी एक अनूठे मौके में परिवर्तित कर दिया। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भीषण चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र के उत्तरी तट से टकराया, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 43 टीमें तैनात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर 48.07% हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,776 मरीज ठीक हुए हैं। 8,909 नए मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 2,07,615 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 217 लोगों की मौत हुई है। अब तक इस वायरस से 5,815 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1,37,158 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 41,03,233 लोगों की जांच की जा चुकी है। इस बीच ICMR कोविड-19 जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक देश भर में 688 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसमें 480 सरकारी और 208 निजी जांच केंद्र हैं।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,298 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 22,132 हो गई है। दिल्ली में अब तक 9,243 संक्रमित लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 41.76% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 497 लोग ठीक हुए हैं और 33 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 556 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों में से 60% से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। यह अनुपात 48.1% के राष्ट्रीय औसत से 12.3% अधिक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में 13 अप्रैल को स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर मात्र 9% थी, जो महज 1.5 माह में बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। राज्य में कुल 8,283 प्रकरणों में से एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 2,922 है, जबकि 5,221 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय करीब 6,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता विकसित हो गई है। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़कर अब 4 हो गई है, जहां बीते 21 दिनों से कोई कोरोना केस नहीं मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद और कम्युनिटी लीडर्स को भी शामिल किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 के आज 415 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,632 हो गई है। इस वायरस से कल 19 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,092 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 1,014 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लॉकडाउन के दौरान अनेक लोग अपने अपने घरों से दूर फंस गए थे। इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आईं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस तरह से कानपुर के एक ऐसे दुखी और परेशान पिता की मदद की जिसकी बेटियां गुरुग्राम में फंस गई थीं। पिता राजकुमार ने कहा, मेरी 2 बच्चियां गुड़गांव में फंस गई थी लॉकडाउन के पीरियड में, तो पीएमओ ऑफिस में हमने राइटिंग में लेटर लिखा पीएमओ की वेबसाइट पे कि भाई उनको अलाउ किया जाए ओन व्हीकल से आने के लिए, जिससे कि वो अपने होम टाउन आ सके। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कर हम तथ्य आपके सामने लाते हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट से इंकार किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गुणवत्तापूर्ण मास्क और पीपीई किट नहीं मिलने के कारण 50 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इसे गलत करार दिया। इसमें कहा गया है कि सभी मास्क और पीपीई किट स्वास्थ्य मंत्रालय मानकों के अनुकूल हैं। इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है तथा एम्स की समिति इसका प्रमाणीकरण करती है। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में कहा कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ी है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक होने की दर है वो लगभग जो है 90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद हल्का लंग्स में इंफेक्शन निमोनिया हो जाता है, उससे हो जाता है। 3% के करीब व्यक्ति जो कि खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को जब हो जाता है तो उनमें मृत्यु दर काफी है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। भारत ने लॉकडाउन काफी पहले शुरू कर दिया था। उसका जो हम देखें असर तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में केसेस कम हुए हैं और वो अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें हम ये देखें कि ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं तो हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। मैं सारे नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि आप इसको एक मुहिम समझ के, एक पेट्रियोटिक समझ के सब लोग मिल जाएं।
बंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टर बीएन गंगाधर ने तनाव मुक्त रहने के लिए लोगों को व्यायाम और योग करने की सलाह दी। You can do the exercises together with your family members. You can do the yogasanas or meditation together with the family members if you have learned, or if somebody can teach you, a neighbor can demonstrate. Other videos are available today. You can actually do bhajans together. You can watch some healthy TV programs together. जानी मानी फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और कहा है कि स्वयं घर पर रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में आप योगदान दे सकते हैं। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विकसित देशों के समूह G7, कोविड महामारी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री ट्रंप ने G7 समूह में भारत को सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समूह की वर्तमान सदस्य संख्या बढ़ाकर इसमें भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को सम्मिलित करने पर बल दिया। दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा जिले के कांगन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि तीनों आतंकवादियों का जैश ए मोहम्मद गुट से संबंध था। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने तलाश अभियान चलाया। संयुक्त टीम ने आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करने के कार्यक्रम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस साल अप्रैल और मई के महीनों में अपने 52,62,000 ग्राहकों का केवाईसी डेटा अपडेट किया है। ये अपडेट प्रत्येक सदस्य को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसके तहत कोई भी सदस्य अग्रिम और अंतिम धनराशि की निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारी भी अपने खातों का ऑनलाइन हस्तांतरण करा सकते हैं। वरिष्ठ राजनयिक रवीश कुमार को फिनलैंड का अगला राजनयिक नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए 19 जून को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पर्चे 9 जून तक भरे जा सकेंगे, जिनकी जांच 10 जून को की जाएगी। 12 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 22 जून से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल की रिपोर्ट भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ये बात पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कही। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट उन लोगों और गुटों से संबंधित है जो अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी संगठन अलकायदा और इससे जुड़े गुटों की अफगानिस्तान में उपस्थिति बनी हुई है और भारत इससे बेहद चिंतित है। भारत ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में विदेशी आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 5,000 लड़ाके पाकिस्तान के हैं। 100% आपात कर्ज गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 10,361 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इनमें से 3,892 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत है। वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब के जिद्दा से 127 यात्रियों को लेकर एक विमान आज सुबह बिहार के गया पहुंचा।
इन यात्रियों में 124 बिहार और 3 झारखंड से हैं। झारखंड के यात्रियों को सड़क मार्ग से उनके राज्य में भेजा गया। बिहार के लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 7 दिन के लिए शुल्क के साथ क्वारंटीन के लिए होटल भेजा गया है। इस बीच लंदन से आए 141 और मस्कट से आए 142 लोगों को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अपने घर भेज दिया गया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2200 भारतीयों को लेकर 14 विमान भारत पहुंच रहे हैं। 6 उड़ानें अमारात की राजधानी दुबई से कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड, त्रिची, बंगलुरु और कोलकाता के लिए निर्धारित हैं। ये पहला अवसर है जब अमारात से भारतीयों को लेकर विमान कोलकाता आ रहा है। 4 उड़ानें अबू धाबी से अमृतसर, कोझिकोड, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम आएंगी। दोहा से 2 विमान चेन्नई और तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। मस्कट से भुवनेश्वर और कन्नूर के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। मंगलवार को इस मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 2719 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इनमें अमारात से आए लगभग 1800 भारतीय शामिल हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राजधानी में बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान व्यक्त किया है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री जबकि अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। आंधी और बारिश होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। तीसरे पहर या शाम के समय बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वर्षा के साथ आंधी चलने की भी संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही वर्षा या आंधी आने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अब कुछ खबरें राज्यों से। असम में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1328 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज 111 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 337 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अब तक 1,20,000 नमूनों की जांच की है। मेघालय में बाहर से पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में आया एक संक्रमित व्यक्ति 19 मई को जांच के बाद ठीक पाया गया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि यह व्यक्ति तमिलनाडु से आया था और उसे क्वारंटीन में रखा गया था। मेघालय में 16 लोगों का कोविड-19 के लिए उपचार चल रहा है। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 13 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 102 हो गई है। कल सबसे अधिक जांच की गई। 12 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। इनमें से अधिकांश को छुट्टी दे दी गई है। सिक्किम के स्वास्थ्य महानिदेशक और सचिव पेमा शेरिंग भूटिया ने राज्य में कोविड-19 के दूसरे मामले की पुष्टि की है। नई दिल्ली से 24 मई को लौटे 54 वर्षीय व्यक्ति में इसकी पुष्टि हुई है। उसके संपर्क में आए लोग जांच में ठीक पाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवात तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के उत्तरी तट से टकराया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 43 टीम तैनात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत करीब 42 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।